नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं एसपी त्रिपाठी। इस वक्त देश कोरोना की मार से त्रस्त है। रोजाना 3 लाख से ज्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन इससे इतर देश का सियासी पारा किसी और मुद्दे को लेकर चढ़ा हुआ है। ये मुद्दा चुनाव से जुड़ा नहीं है। दरअसल केंद्र की सत्ता पर काबिज मोदी सरकार अब तक कई बड़े और कड़े फैसले ले चुकी है। वही अब मोदी सरकार आईएएस कैडर के जो नियम है उसमें बदलाव करने जा रही है। माना जा रहा है कि संसद के अगले सत्र में मोदी सरकार आईएएस कैडर रूल्स 1954 में संशोधन का प्रस्ताव लेकर आएगी। खबर है कि इस संबंध में सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, लेकिन इस संशोधन प्रस्ताव को लेकर उन राज्यों को आपत्ति है जहां बीजेपी सत्ता में नहीं है, यानी गैर भाजपा शासित राज्य इस संशोधन प्रस्ताव का विरोध कर रहे हैं। ममता बनर्जी, हेमंत सोरेन, अशोक गहलोत के साथ ही छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस संबंध में आपत्ति जताते हुए प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिख चुके हैं। केंद्र सरकार से यह आग्रह किया गया है कि वो अपने फैसले को वापस ले। अगर ऐसा नहीं होता है तो इससे संघीय ढांचे के साथ ही जो व्यवस्था बनाई गई है उनका उल्लंघन होगा। इतना ही नहीं, राज्य के हाथ से सख्तियां जाने पर बीजेपी भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को भी पूरी तरह से कंट्रोल में ले लेगी। खैर, तमाम मुख्यमंत्रियों के आरोप कितने असरदार हैं और तमाम राज्यों की आपत्ति के बाद क्या मोदी सरकार अपने फैसले को बदलेगी? जनता मांगे जवाब में चर्चा इसी को लेकर आज के मुद्दे कैडर पर कराएंगे। तो केंद्र सरकार जल्द ही आईएएस कैडर रूल्स 1954 में संशोधन करने जा रही है। माना जा रहा है कि नियमों में संशोधन के बाद आईएएस अफसरों का एक राज्य से किसी दूसरे राज्य तबादला करने की शक्ति केंद्र सरकार के पास आ जाएगी। संशोधन में यह भी प्रस्ताव है कि अगर कोई राज्य सरकार समय पर केंद्र के फैसले को लागू नहीं करती और अधिकारी को उसकी राज्य की सेवाओं से मुक्त नहीं करती है तो केंद्र सरकार की ओर से तय तारीख से ही अधिकारी को अपने राज्य के कैडर से मुक्त मान लिया जाएगा। खैर, संशोधन पर जिस तरह से सियासत गरमाई है और ममता बनर्जी से लेकर भूपेश बघेल और अन्य गैर भाजपा शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री इसका विरोध कर रहे हैं, क्या उसके बाद मोदी सरकार संशोधन प्रस्ताव पर फिर से पुनर्विचार करेगी? चलिए इसे लेकर चर्चा शुरू करें। उसके पहले देख लेते हैं हमारी खास रिपोर्ट। केंद्र की सत्ता पर काबिज मोदी सरकार अब आईएएस कैडर रूल्स में बदलाव करने जा रही है। शुरुआत में इसके विरोध में कुछ राज्य आगे आए, लेकिन अब इसका विरोध और तेज हो चला है। आईएएस कैडर रूल्स 1954 में केंद्र सरकार जो संशोधन करने जा रही है उसका मूल बिंदु यह है कि एक अधिकारी जिसे केंद्र सरकार उनकी सहमति के बिना और राज्य सरकार के समझौते के बिना देश के किसी भी हिस्से में राज्य से बाहर ले जाने का विकल्प चुन सकती है। जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार आगामी बजट सत्र में इस संशोधन बिल को लाने जा रही है। इस संबंध में तैयारियां पूरी कर ली गई है। अगर आईएएस कैडर नियमों में संशोधन का यह बिल पास हो जाता है तो केंद्र को ऐसी शक्ति मिल जाएगी जिससे वो राज्य सरकार की अनुमति के बिना और आपत्तियों को दरकिनार करते हुए किसी भी आईएएस अफसर को केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर तैनात कर सकती है। फिलहाल आईएएस अफसरों की भर्ती केंद्र सरकार करती है। इसके बाद जब उन्हें राज्य के कैडर आवंटित कर दिए जाते हैं तो इसके बाद वह अफसर उस राज्य के अधीन आते हैं। 1954 के नियमों के मुताबिक जिस राज्य का कैडर दिया गया है उस राज्य और केंद्र सरकार की सहमति से ही किसी अफसर को केंद्र सरकार या किसी दूसरे राज्य में प्रतिनियुक्ति मिल सकती है। अगर प्रतिनियुक्ति में राज्य और केंद्र सरकार में आपस में किसी तरह की असहमति होती है तो अंतिम फैसला केंद्र सरकार का ही माना जाता है और राज्य सरकार को इस फैसले को मानना होता है। वहीं अब जब मोदी सरकार कैडर नियमों में बदलाव करने जा रही है तो इस पर रार छिड़ गई है। आईएएस कैडर नियम 1954 में संशोधन के केंद्र के प्रस्ताव के खिलाफ कई राज्यों की गैर भाजपा सरकारें एकजुट हो गई हैं। पश्चिम बंगाल, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़, केरल, तमिलनाडु समेत कई गैर भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने इस संबंध में प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है। मुख्यमंत्रियों ने इस निर्णय को वापस लेने का आग्रह किया। साथ ही ये दावा किया है कि आईएएस अधिकारियों की केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के नियमों में बदलाव से राज्यों का प्रशासन प्रभावित होगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि बीजेपी राज्यों को कंट्रोल करना चाहती है। राजभवन का भी दुरुपयोग हो रहा है। उनके मुताबिक आईएएस कैडर नियमों में बदलाव से राज्य का नुकसान होगा जो संघीय व्यवस्था के लिए उचित नहीं है। भारतीय जनता पार्टी राज्यों में कंट्रोल करना चाहती है। एक तो राजभवन का दुरुपयोग कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, दूसरी तरफ अब आईएएस अधिकारियों को कंट्रोल रख रहे हैं।
करने की कोशिश वैसे भी डिस्कशन में जाते ही हैं और कोई जाना चाहते तो रोकते नहीं, भारत सरकार मांगती उसको भी देते हैं, लेकिन राज्य की सहमति होती है। लेकिन यदि आप इस प्रकार से करेंगे, कोई अधिकारी राज्य में अच्छा काम कर रहे हैं और उसको अचानक वहां ले जाके संट कर दिए तो राज्य का नुकसान होगा। सीएम भूपेश के साथ ही बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और अन्य दूसरे दलों के नेता इस पर चिंता जता चुके हैं। वैसे इस मामले के तूल पकड़ने पर केंद्र सरकार ने अपने इस कदम का बचाव करते हुए कहा है कि केंद्र और राज्य सरकारों के साथ काम करने से अधिकारियों के दृष्टिकोण का विस्तार होगा और अखिल भारतीय सेवाओं के मिशन को आगे बढ़ाया जाएगा। केंद्र का कहना है कि आईएएस अधिकारियों को हमेशा राज्यों में तैनात नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह सेवा और अधिकारियों दोनों के लिए सही नहीं है। राज्यों में सेवा देने और फिर केंद्र में लौटने के बाद अधिकारियों के व्यक्तिगत विकास के लिए एक अनूठा दृष्टिकोण मिलता है। रायपुर से बीजेपी सांसद सुनील सोनी के मुताबिक सीएम भूपेश के साथ ही गैर भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को सुझाव देना चाहिए। हर एक निर्णय का विरोध नहीं करना चाहिए, उसमें विरोध की बजाय सुझाव देना चाहिए। ये आदत हो गई है कि केंद्र को पत्र लिखना, निर्णय होते हैं तो उसका विरोध करना। विरोध किस बात का है? जो कानून, जो संशोधन हो रहा है वो पूरे देश के लिए हो रहा है। अन्य राज्यों से उसमें सुझाव मांगे गए हैं, आप भी सुझाव दीजिए। उसको राजनीति करने से, पेपरबाजी करने से उसका हल नहीं निकलना है। समझा जाता है कि पहले पश्चिम बंगाल और इसके बाद पंजाब में हाल ही में हुई घटना के बाद केंद्र सरकार ये कदम उठा रही है। आईएएस कैडर में संशोधन के केंद्र सरकार के कदम ने देश में एक नई बहस छेड़ दी है। बहरहाल ये मुद्दा इन दिनों देश भर के आईएएस अधिकारियों में चर्चा का विषय बना हुआ है। वहीं अब आने वाले समय में ये मुद्दा और कितना उछाल मारता है, देखना अहम होगा। स्वराज एक्सप्रेस के लिए निर्मल सिंह बैस, दिलीप साहू के साथ शोभित शर्मा की रिपोर्ट। तो जनता मांगे जवाब आज के मुद्दे पर कैडर का चर्चा करने के रायपुर से जुड़ गए हैं बीजेपी नेता अमित चिमनानी जी। चिमनानी जी, आपका स्वागत है। कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा जी हैं, आपका भी स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार बाबूलाल शर्मा जी हैं, शर्मा जी आपका भी स्वागत है। और भोपाल स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद है संविधान विशेषज्ञ भगवान देव ईशानी जी, आपका भी स्वागत है। हमारे साथ जल्द ही जुड़ेंगे रिटायर्ड आईएएस अधिकारी मालपानी जी, उनसे भी हम बात करेंगे। सबसे पहले ईशानी जी, आपसे ये जो संशोधन होने जा रहा है, इससे किस तरह से जो संविधान है, संघीय ढांचा है, उसका उल्लंघन हो जाएगा? क्या परेशानी आएगी? और अभी तक जो था कि केंद्र सरकार जब किसी को प्रत्युक्ति पे लेने के लिए भेजती थी तो प्रत्युक्ति पर चले जाते थे वो, क्या राज्य सरकार अगर उनको नहीं मुक्त करती थी तो नहीं जा पाते थे? क्या था इसमें और इसके कारण क्या क्या परेशानी होंगी, क्या क्या फायदे होंगे? इसमें ऐसा है कि जो प्रिवेलिंग व्यवस्था है, मतलब आज जो व्यवस्था है जी, वो ये है कि स्टेट जो है, स्टेट से केंद्र जो है एक ऑफर लिस्ट मांगता है, ऑफर लिस्ट मांगी जाती है और केंद्र को सरकार भेजती है कि हम इन अधिकारियों को आपको देना चाहते हैं जी, और केंद्र उसमें से जिसको चाहता है उसको ले लेता है। जिसमें 3 एजेंसियां इन्वॉल्व होती हैं, एक तो केंद्र, एक राज्य की कंकरेंस मतलब उनकी सहमति और संबंधित की भी सहमति होती है। ये जो हमारा जो रूल है जिसपे अमेंडमेंट हो रहा है 1954 का जो कैडर रूल है, उसमें उसका जो 6(2) है, 6(2) जो प्रोविजन है, उसमें संबंधित की भी सहमति, आप किसी को जबरदस्ती केंद्र नहीं दे सकते, ऐसा भी उसमें है जी। अब जो संशोधन हो रहा है उसमें किसी की सहमति की कोई जरूरत नहीं है। एक तरह से देखा जाए तो आपने अगर सहमति दी एक स्पेसिफिक पीरियड में तो ठीक, नहीं दी तो वो रिलीव माना ही जाएगा, क्योंकि खुद की सहमति का भी कोई महत्व अब रह नहीं गया है जी। तो ये जो संशोधन हो रहा है ये इसीलिए इसको कहा जा रहा है कि भाई जो फेडरल स्ट्रक्चर है उस पर ये आघात है, क्योंकि राज्य, अब कोई राज्य में वो बहुत अच्छा काम कर रहा है या किसी पर्टिकुलर जांच में बैठा हुआ है या कोई ऐसी जांच एजेंसी का सदस्य है और जांच ही प्रभावित हो जाए वगैरह वगैरह, ऐसे कई ऐसे मुद्दे आते हैं जिसमें वो कोई अच्छा काम स्टेट में चल रहा है और उसके एकदम से प्रभावित होता है। जैसे क्या हुआ आपने देखा, ये जो घटनाक्रम जो हुए हैं उसी वजह से ही ये स्थितियां बनती हैं कि जो अल्पेन बंदोपाध्याय जो मई में रिटायर हो रहे थे, रिटायरमेंट के एक दिन पहले उनको केंद्र में बुला लिया गया, न उनकी सहमति न राज्य की सहमति। तो ये जो भावना जो इसके पीछे जो भाव है, जो राजनीतिक जो मामले बन जाते हैं, उसी से ये परिस्थितियां बनती हैं जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर जो है वो प्रभावित होता है। लेकिन जो हमारा संविधान है वो आपका पहला ही जो हमारा अनुच्छेद है उसमें ये कहता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। राज्यों से मिलकर के ये संघ बना है।
तो राज्यों का संघ बना है, उनके अपने अधिकार बने हुए हैं, राज्य के अधिकार अलग हैं जो भी संविधान में दिए हैं, और राज्य और केंद्र दोनों अपने अधिकारों का उपयोग संविधान से ही लेते हैं। वो संविधान के ही से ही उनका अधिकार मिलते हैं, उनको दोनों को एक जैसे अपने अपने अधिकार जो है वो संविधान से ही मिलते हैं। और संविधान हमारे में सर्वोच्च है, और संविधान के तहत कार्रवाई हो रही है कि नहीं हो रही है, इसके लिए हमारे जो संविधान की सर्वोच्चता के लिए न्यायालय को भी सर्वोच्च माना गया है। न्यायालय उसका विवेचन करता है कि कहाँ संघ या राज्य संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन कर रहे हैं, तो उसको वो अविधिमान्य भी घोषित करता है। तो ये व्यवस्थाएं हैं, उस व्यवस्था को ये जो राज्य विरोध कर रहे हैं इसी आधार पर विरोध कर रहे हैं कि आप कभी भी किसी को बुला लेंगे जी, हमारी कोई से ही नहीं रह जाएगी, हमारा जो वीटो था तो वो हमारा खत्म हो जाएगा। तो विवाद इसी पे है। लेकिन अभी ऐसे ये जो है अभी संविधान, अभी ये संशोधन हुआ नहीं है। 25 तारीख तक शायद कल तक का डेट दिया है उनको, अच्छा 24 है। सुझाव मांगे गए हैं जी। अब सुझाव के बाद अगर ये नियमों में संशोधन हो गया और नहीं मानी गई राज्यों की राय जी, तो फिर हो सकता है कोई राज्य सर्वोच्च न्यायालय में जाए और न्यायालय में जाकर के इसके अधिकारों के लिए बात करेगी। साहब ये जो एक्ट था 1951 के एक्ट के तहत, ऑल इंडिया सर्विसेज एक्ट 1951 के क्लास 3(1) के तहत जो प्राप्त अधिकार हैं केंद्र को, उसके तहत ही संशोधन हो रहा है जी। उसके तहत ही ये नियम बने हुए हैं जी। 54 के जो नियम हैं वो 1951 के एक्ट के तहत बने हुए हैं जी। तो एक्ट को फिर वो और रूल को जो है हो सकता है कोई राज्य चैलेंज करे और फिर अल्टीमेटली तो जो संविधान के प्रावधानों के साथ सर्वोच्च न्यायालय कहेगा जी वही होगा। तो अभी तो देखा जाए कि 25 तारीख के बाद स्थितियां क्या बनती हैं जी, और फिर क्या राज्यों का रुख बनता है। क्योंकि देखिए एक बात बहुत खास मैं देख रहा हूं इसमें कि जिनकी कॉन्करेंस, जिनकी सहमति, जैसे अधिकारियों की, आईएएस आईपीएस अधिकारियों की सहमति की बात है जी, जो आज है जी। आज आईएएस का, आईपीएस या आईएफएस का कोई संघ, यानी व्यक्ति तो छोड़िए, कोई संघ भी इसमें अपनी राय नहीं दे रहा है। जैसे किसी राज्य के संघ, जैसे मध्य प्रदेश हो या झारखंड हो, जो भी जितने राज्यों के संघ हैं, सब जगह आईएएस एसोसिएशन है, आईपीएस एसोसिएशन, कोई एसोसिएशन एक शब्द नहीं बोल रही कि भाई आखिर तुम्हारा राय क्या है। तुम्हारी जो राय नहीं ली जा रही है, तुमको जबरदस्ती अगर भेजा जा रहा है, तो आपका संघ का ओपिनियन क्या है जी, आप भी तो अपनी राय दीजिए। तो ये भी कोई नहीं है, सब शुद्ध शांत बैठे हैं, केवल गैर बीजेपी राज्य ही अपना रिएक्शन दे रहे हैं जी। लेकिन निश्चित ही जो भी राज्य बीजेपी के हैं, जो आज बीजेपी के हैं, तो कल किसी और के भी हो सकते हैं। तो ये दिक्कत तो आएगी जी, तो दिक्कत आएगी, किसी भी राज्य को आएगी। किसी भी अधिकारी को अगर आप बुला लेते हैं और अच्छा काम कर रहा है तो दिक्कत तो है। दो चीजें हैं साड़ी साहब यहाँ पे। एक तो पहली बात तो ये कि जैसा कि आपने कहा 3 एजेंसी होनी चाहिए, इसमें पूरी भारतीय प्रशासनिक सेवा वाले हैं ना, इसमें केवल आईएएस नहीं है, आईएफएस इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, आईएफएस इंडियन फॉरेन सर्विस तो पहले से केंद्र सरकार की उसमें है, आईआरएस रेवेन्यू सर्विस पहले से केंद्र सरकार की उसमें है। इस तरह जो 15-16 है यूपीएससी के थ्रू जो भर्तियां होती हैं वो सब ज्यादातर आईएएस आईपीएस को छोड़ करके सब, और आईएएस को सब उनके पास है। अब ऐसी स्थिति में जैसा कि आपने कहा है कि संघ, जो मुझे ज्ञात है कि जो आईएएस एसोसिएशन का जो एक ग्रुप बना हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें 400 से 500 लगभग 400 लगभग आईएसओ ने इसका विरोध किया है। और वो ज्यादातर साउथ के हैं, केरल के हैं, तमिलनाडु के हैं, पश्चिम बंगाल के हैं। जैसा आपने कहा कि इस तरफ के लोग भी कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। अब इन परिस्थितियों में जैसे मैं नहीं जाना चाह रहा हूं, आपने कहा कि उस दिन से मुक्त माने जाओगे, तो वो जो राज्य शासित प्रदेश है, राज्य में जो है वो ये मान रहे हैं कि इसको सियासत के तौर पे लिया जा रहा है, खासकर पश्चिम बंगाल और पंजाब की घटना को। मतलब ये डेपुटेशन में होकर के एक तरह से पनिशमेंट माना जाएगा, यूं समझ लो आप जी जी। मोटा मोटी अगर अपन कहें तो कहेंगे कि हाँ मेरे डेपुटेशन में नहीं जाना चाहता और मेरे को अगर किया जाता है तो ऐसे पनिशमेंट ही हो गया ना उसके लिए। तो सीधी सी बात है निश्चित तौर। अच्छा, बीच में अभी खैर वो मालपानी जी से बात कर लेंगे। चिमरानी साहब, ये एक तरह से सियासी फैसला माना जा रहा है, उसको इस रूप में देख रहे हैं, वो अलग बात है। मोदी जी के विचार अलग हो सकते हैं, केंद्र सरकार की बात अलग हो सकती है। ऐसा नहीं है कि एनडीए की सरकार हो, कल यूपीए की सरकार भी हो सकती है, तो उसके लिए भी अधिकार होंगे। लेकिन फिलहाल इसको पंजाब की घटना, बंगाल की घटना, इन घटनाओं को लेकर के माना जा रहा है। और बात भी सही है कि अगर कोई बघेल साहब का कोई चीफ सेक्रेटरी बैठा हुआ है या कोई जांच कर रहा है, मान लीजिए कि किसी को दूसरे नान घोटाले की ही जांच कोई कर रहा है, अगर बीजेपी सरकार नहीं चाहती है तो उसको वापस बुला लेगी।
तो ऐसी स्थिति में कहीं न कहीं राज्य सरकारों को काम करने में दिक्कत जाएगी, संघीय ढांचे को भी प्रभावित होगा। शिवनानी साहब, देखिए त्रिपाठी जी, ये जो एजम्पशन लगाया जा रहा है कि कोई ऑफिसर जांच कर रहा है और केंद्र सरकार उसको जबरदस्ती बुला लेगी, तो ये एजम्पशन है जी। ये केंद्र, ऐसा कानून में नहीं लिखा जा रहा है कि आपका कोई जांच करता होगा तो केंद्र सरकार बुला लेगी। और जो अमेंडमेंट आ रहा है उसमें जो दूसरी लाइन है उसको बार बार बोला जा रहा है, लेकिन पहली लाइन को पढ़ा नहीं जाता। मैं पढ़ देता हूँ जी। डेपुटेशन शैल बी डिसाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट जी। इन कंसल्टेशन विद द स्टेट गवर्नमेंट कंसर्न्ड। ये अमेंडमेंट में लिखा हुआ है। इफ देयर इज एनी डिसएग्रीमेंट, अगर राज्य और केंद्र के बीच में नहीं बनती है तब अधिकार केंद्र के पास जाएगा। तो ये जो राज्य विरोध कर रहे हैं, ये ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि उनकी केंद्र से नहीं बनेगी, या वो अभी से ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि केंद्र उनके साथ ऐसा कुछ करने वाला है जो गलत होगा। मुझे नहीं लगता इस एजम्पशन की जरूरत है। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी है, जैसा कि आपने बड़ा जायज सवाल किया कि क्या ये पंजाब की घटना के बाद का कोई डेवलपमेंट है क्या, तो इसका जवाब है नहीं। क्योंकि पंजाब की घटना से पहले ही मंत्रालय जो इससे संबंधित है उसने सारे राज्य सरकारों को बड़ा परेशान होकर के चिट्ठी लिखी थी कि हम आपको डेप्यूट करने के लिए अधिकारी बोल रहे हैं, लेकिन आप हमको दे ही नहीं रहे हो अधिकारी, या आप गलत कर रहे हो। आज से 4-6 महीने पहले चिट्ठी लिखी गई है। पंजाब की घटना तो अभी हुई माननीय त्रिपाठी जी, और मैं आपको आंकड़े दे रहा हूं कि केंद्र सरकार के बार बार ऑफिसर मांगने के बाद भी आज की स्थिति में राज्य में कितने IAS IPS काम कर रहे हैं और केंद्र में कितने कर रहे हैं। बस कुछ एग्जांपल दे रहा हूं जिससे थोड़ी पिक्चर क्लियर हो कि ये हो क्या रहा है। उड़ीसा में कुल 180 हैं, उसमें से केवल 25 केंद्र में काम कर रहे हैं। केरल में 125 हैं, उसमें केवल 20 काम कर रहे हैं। तमिलनाडु में 322 हैं, उसमें केवल 20 केंद्र में काम कर रहे हैं। यूपी जो खुद हमारा ही स्टेट है उसमें 536 हैं, केवल 32 केंद्र में काम कर रहे हैं। और पश्चिम बंगाल तो क्या बात है, हर चीज में पहले नंबर पर होता है, 280 अधिकारी हैं, उसमें 11 ही केंद्र में काम कर रहे हैं। माननीय त्रिपाठी जी, जब यह संविधान में लिखा गया है कि केंद्र 40% अधिकारियों को बुला सकता है और राज्य नहीं दे रहे हैं, तो केंद्र क्या बिना अधिकारियों के काम करे क्या? इस बात की क्यों नहीं चिंता कोई कर रहा है कि केंद्र को भी ऐसे बहुत से विषयों पे काम करना होता है जो राष्ट्रहित के हैं। ये जो बार बार परसेप्शन बनाया जा रहा है कि उनको जबरदस्ती भेजा जाएगा, ऐसा लग रहा है देश से बाहर भेजा जाएगा, उनको ऐसा लग रहा है सजाए काला पानी पे भेजा जाएगा। नहीं, उनको राष्ट्रहित के काम पे ही लगाया जाएगा। अब मान लीजिए केंद्र सरकार को डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई अधिकारी चाहिए, देश में एक प्राकृतिक आपदा आ गई और केंद्र सरकार को उससे निपटना है, तो केंद्र सरकार क्या करेगा, ऐसे ऐसे अधिकारियों का समूह बनाता है जिसको इसमें अनुभव है। इसमें कोर्स भी होते हैं अलग अलग, डिजास्टर मैनेजमेंट का कोर्स भी होता है। अगर कोई अधिकारी यूपी में है जो इसमें पारंगत है, जो इसमें एक्सपर्ट है, और केंद्र सरकार की टीम में आकर के वो देश को प्राकृतिक आपदा से बचाने के लिए मदद कर सकता है, और अगर केंद्र मांग रहा है और नहीं दे रहा है राज्य, तो इसमें देशवासियों का नुकसान है कि नहीं है? बिल्कुल शिवनानी साहब, सीधी सी बात है कि अगर इतनी कमी है तो टोटल 6700 के लगभग देश में IAS होने चाहिए। आपने 5200 ही अभी काम कर रहे हैं, आप भी जानते हैं। तो ये जो 1500 के लगभग कमी है, आपको अगर इतना ही था कि भाई हमें केंद्र सरकार में हमारे पास IAS अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी काम नहीं थी, भर्ती क्यों नहीं की? 7 साल 8 साल हो गए आपको। देखिए, एक तो ये सवाल है जो ओवरऑल कमी है, जो जायज है, इसके लिए केंद्र सरकार काम कर रही है। दूसरा एक और आंकड़ा रखता हूं माननीय त्रिपाठी जी, अभी तक 6 साल पहले तक जो डेपुटेशन का परसेंटेज था वो 25% था, लेकिन आज 2021 आते आते जो आंकड़ा हो गया है वो थोड़ा हम लोगों को चौंकाएगा। वो आंकड़ा 10% है, मतलब 90% अधिकारी राज्यों में काम कर रहे हैं, और केंद्र के बार बार मांगे जाने के बाद भी राज्य केंद्र को अधिकारी नहीं भेज रहे हैं। इसलिए ये 25% से 10% हो गया, और 40% तक तो अधिकार है केंद्र को, संविधान ने अधिकार दिया, ये कानून है रूल 6 में। और अभी कोर्ट की बात चल रही थी, बहुत बढ़िया बात हुई कि कभी भी संविधान में उल्लेखित किसी चीज पे कोई कंफ्यूजन आता है, इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को निकालना होता है तो उसको कोर्ट निकालता है। अब इस विषय पे इस अमेंडमेंट से पहले एक PIL लगी, वेस्ट बंगाल के एक लॉयर हैं अबू सोहेल साहब, इन्होंने जनवरी 2021 में एक PIL लगाई सुप्रीम कोर्ट में। उन्होंने कहा कि रूल 6A को आप स्ट्रक डाउन कर दीजिए। रूल 6 जो है वो ये कहता है कि केंद्र सरकार अधिकारी मांग सकता है, तो ये राज्य के अहित का एक विषय बता करके PIL दाखिल की गई।
सुप्रीम कोर्ट ने उस पीआईएल पे अबू जी को फटकार लगाई। ये इंटरप्रिटेशन निकाला सुप्रीम कोर्ट ने, जिसका वर्डिक्ट मार्च 2021 में आया है। उन्होंने कहा कि केंद्र का अधिकार है राज्यों से इस चीज को मांगना, और केंद्र काम किससे करेगा, इसीलिए हम आपकी पीआईएल में कोई मेरिट ही नहीं पाते हैं। आपने बहुत ही गलत विषय पे पीआईएल लगाया। तो सुप्रीम कोर्ट भी इसको जायज मांगता है, और चूंकि राज्य नहीं दे रहे हैं अधिकारी, इसलिए केंद्र सरकार एक तरीके से मजबूर भी है। और उसके बाद भी केंद्र सरकार तो ये कह रही है कि हम आपसे कंसल्ट करेंगे साहब, आपसे चर्चा करेंगे, हम दीजिएगा। तो ये अजम्पशन करने का कोई मतलब नहीं है कि राज्य के विरोध करेंगे केंद्र और विपरीत जाएंगे, ये राजनीतिक लगता है। बिल्कुल, हालांकि इसमें मांगने का भी तरीका अलग होता है। चिमनानी साहब आएंगे, वर्मा जी के पास चलते हैं। आप अगर राज्य को कहते हैं कि मुझे 5 आईएएस अधिकारियों को आप हमारे यहाँ डिप्यूटेशन में भेज दीजिए, लेकिन अगर आप दूसरी तरह से 5 आईएएस अधिकारियों को नाम के साथ बोलेंगे इनको भेज दीजिए, ये जो आपस में विवाद होता है वो इस स्थिति को लेकर होता है। आपने कहा 5 भेज दीजिए, हम हो सकते हैं, चिमनानी साहब हो सकते हैं, वर्मा जी हो सकते हैं, राज्य सरकार उनको भेज दे। लेकिन अगर चिमनानी साहब का या वर्मा जी का, एसपी त्रिपाठी का, इसरानी जी का पर्टिकुलर नाम लेकर केंद्र सरकार अगर चिट्ठी लिख के भेजे, मीन्स हमारा मतलब है बंदोपाध्याय जी से लेकर के कई ऐसे हैं जिनको लेके भेजे कि इनको ही चाहिए, ये विवाद वहां होता है। वर्मा जी, जैसा कि चिमनानी साहब ने कहा, वाकई में 40% उसका हक है। अगर उसके बाद अधिकारी नहीं पहुंच रहे तो निश्चित तौर पर केंद्र कैसे काम करे। और दूसरा, अभी से कैसे आप ये सोच रहे हैं कि हमारे साथ केंद्र सरकार अधिकारियों को डिप्यूटेशन में लेने के मामले में पहले से ही पूर्वाग्रसित होगी, ये कैसे सोच रहे हैं आप? त्रिपाठी जी, दोनों विषय में जवाब दूंगा, समय दीजिएगा। जिस प्रकार से जो अनुभव रहा है देश के समक्ष पिछले 7 सालों में, जो संवैधानिक स्थितियां बनी हैं, जो संवैधानिक संस्थाओं पर चोट किया गया है लगातार, जैसा इसरानी जी बेहद सुलझे हुए संवाददानविद हैं और लंबा कार्यकाल रहे प्रशासनिक सेवा में उनका, जो पश्चिम बंगाल में जो हालात बने, रिटायरमेंट के एक दिन पहले मुख्य सचिव को बुला लिया जाता है केंद्र, उस समय तो सहमति नहीं ली गई ना राज्य की। अमित चिमनानी जी जैसा बात कर रहे हैं कि कंसल्टेंसी के बाद ही होगा, जो कार्रवाई करेंगी, सहमति बनेगी, उसके बाद में ये किया जाएगा, तो देश के सामने अनेकों उदाहरण है जिस प्रकार से आधी रात को राष्ट्रपति शासन लागू जो हटा लिया जाता है और भोर होने से पहले जिनकी बहुमत नहीं है उनको शपथ दिला दिया जाता है। यहाँ आईटी सेल के अमित मालवीय जी ट्वीट करते हैं, उसके बाद पीसी होता है निर्वाचन का, तब डेट डिक्लेयर होते हैं। तमाम उदाहरण है त्रिपाठी जी संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने का, और इस प्रकार से पहले भी हमने देखा। हमने तो देखिए, ये लगभग 250 पद खाली हैं यूपीएससी में जो क्लास 1 के हैं। ये क्या कर रहे हैं, आपको भी याद होगा 2019 में निजी क्षेत्रों में काम करने वालों की सीधी नियुक्ति संयुक्त सचिव स्तर पर केंद्रीय सचिवालय में हो जाती है। तो ये पहले देश के इतिहास में तो आज तक नहीं हुआ ना। जो संघीय ढांचे के खिलाफ जो संघवाद है, हमारे संविधान की जो मूल भावना है, राज्यों का संघ तो ही है। और जो क्लास 1 की नियुक्ति होती है, जो ये यूपीएससी के थ्रू भर्ती किए जाते हैं, ये भर्ती प्रक्रिया केंद्र के द्वारा की जाती है, लेकिन ये सेवा जो है राज्य सरकार के साथ देते हैं। निश्चित रूप से डेपुटेशन का नियम है, लेकिन मूल चीज त्रिपाठी जी, भारतीय जनता पार्टी जिस तेजी से अधिनायकवाद की दिशा में देश को ले जा रही है, भाजपा शासित राज्यों से तो सहमति और चर्चा का सवाल नहीं है, इनके सलाह और सुझाव की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो इस प्रकार से देखिए, बेहद महत्वपूर्ण विषय है त्रिपाठी जी, चर्चा होनी चाहिए। हमने विगत दिनों भी देखा कोरोना काल में किस प्रकार से 12-12 कानून एक दिन में बिना चर्चा के। चिमनानी साहब आऊंगा मैं आपके पास, चिमनानी साहब आऊंगा सभा में, जहां इनकी बहुमत नहीं। वर्मा जी, क्या है, समझ नहीं आ रही है। तो त्रिपाठी जी, वर्मा जी, इनका चरित्र यही है। वर्मा जी, क्या है? जी क्या चिमनानी साहब? मैं बोल रहा हूँ, ये बहुत सारी गोलमोल बातें हो रही हैं। विशेष तौर पर आपत्ति कहाँ पर है, दिक्कत कहाँ पर है, थोड़ा 1-2 पॉइंट बताएं तो हमको जवाब देने में भी सही लगेगा। ये तो बहुत सारी इधर उधर की बातें हो जा रही हैं। जी वर्मा जी, उनकी बात उन्होंने कहा आपत्ति कहाँ पे है, एक तो ये चाहिए। दूसरा, पंजाब की भी घटना तो होती है ना, आपने बंदोपाध्याय जी की घटना बताई, ठीक है, मान लिया, लेकिन एक प्रोटोकॉल के अनुसार चीफ सेक्रेटरी, ये डीजीपी पे भी लागू है, प्रधानमंत्री का अगर आगमन होता है तो चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी वहां उपस्थित रहने चाहिए, ये प्रोटोकॉल में है। दूसरा, जो एक और
मैंने कई आज रिटायर्ड आईएएस अधिकारियों से मैंने बात की है, इसीलिए उनका ये कहना है कि एक समय ऐसा हो जाता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कांग्रेस सरकार हो, बीजेपी सरकार हो, कल यूपी की सरकार आएगी, यहां बीजेपी की सरकार रहेगी, वो पर्टिकुलर उस पार्टी के एक तरह से सदस्य टाइप हो जाते हैं बड़े अधिकारी। ऐसी स्थिति में वो जो मुख्यमंत्री है, वहां का राज्य का जो शासन होता है उसके अनुसार ही चलते हैं। ये बंगाल का भी एक बहुत बड़ा उदाहरण है। वर्मा जी। त्रिपाठी जी, जिस प्रकार से आपने पंजाब की बात कही, निश्चित रूप से देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा सर्वोपरि है और जो Z+ सुरक्षा के साथ भी यह नियम लागू है। प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा में तो एसपीजी के जवान जो हैं वो 24 घंटे पहले सारी स्थितियों को अपने नियंत्रण में लेते हैं। गृह विभाग की भी जिम्मेदारी है। मैं पूछना चाहूंगा क्या कार्रवाई हुई गृह विभाग के अंदर? इंटेलिजेंस का फेल्वर है, एसपीजी की सुरक्षा का फेल्वर है, तो निश्चित रूप से बेहद संवेदनशील विषय है। लेकिन उसके साथ साथ हमको ये भी देखना है कि जो हमारे संघीय ढांचे में जो फेडरल सिस्टम हमारे यहाँ का है, उसमें चर्चा, संवाद और सहमति, राज्यों को कमजोर करके, राज्यों के अधिकारों पर कुठाराघात करके आप देश को मजबूत नहीं कर सकते। यदि आप जो है इस प्रकार के, इसमें तो अधिकारियों की भी सहमति और राज्यों की सहमति, यदि कोई विशेष कार्य में विशेष प्रयोजन से नियुक्त है, उस अधिकारी को आप इंटेंशनली, और हो भी रहा है, विगत कई वर्षों से हम देख रहे हैं, खासकर पिछले 7 सालों में यह हुआ है कि सजा के तौर पर अधिकारियों को और राज्यों को, जहां गैर भाजपा शासित राज्य हैं, वहां के अधिकारियों को इस प्रकार से डेपुटेशन में लेने का, और ये एक तरह से इनका ये कुत्सित प्रयास है। और इनकी जो मंशा है, ये अभी क्या जरूरत है इस प्रकार से, पहले भी चलते आए हैं और बीच में इन्होंने भर्तियां भी की है। तो जो ऐसी मसलों पर त्रिपाठी जी, निश्चित रूप से सभी राज्यों पर और केंद्र के सदनों में चर्चा होनी चाहिए। और उससे पहले, जैसे कि हमने देखा कि जिस वर्ग के लिए ये कानून बन रहे हैं, उनसे भी सलाह और सुझाव मांगना चाहिए। जैसा कि इसरानी जी ने भी कहा कि जितने आईएएस एसोसिएशन है देश भर में, न तो उनसे सलाह ली गई, न उनसे कुछ इस मसौदे पे कोई राय मांगी गई, सलाह नहीं ली गई पूरी तरह। उन लोगों ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, ये कहा इसरानी जी ने, कोई प्रतिक्रिया उनकी तरफ से नहीं आई है। जो एक व्यक्तिगत, मैंने कुछ अधिकारियों से, कुछ मित्रों से बात की है, एक व्हाट्सएप ग्रुप है इनका, जिसमें 300 से 400 आईएएस अधिकारियों ने विरोध जताया है, लेकिन वो ज्यादातर बंगाल के हैं, केरल के हैं, तमिलनाडु के हैं, पर्टिकुलर इक्का दुक्का अन्य राज्यों के हैं, झारखंड के हैं। तो ऐसी स्थिति में वर्मा जी, कल यूपीए की भी सरकार आ सकती है, जैसा कि आप दावा भी कर रहे हैं, तो कल यूपी सरकार के पास भी ये अधिकार होगा। निश्चित रूप से सरकार किसी की, सरकार त्रिपाठी जी, सरकार किसी की भी हो, हमारे लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि यहाँ चर्चा होना चाहिए, संवाद होना चाहिए और उचित तर्कों के साथ बहस भी होनी चाहिए। जो लोग प्रभावित हो रहे हैं, उनसे, उनके समूहों से, उनका एसोसिएशन है, उनसे भी तो राय मांगना चाहिए। सरकार की यह नैतिक जिम्मेदारी होती है कि उचित मंच पर, उचित माध्यम से उनसे भी मसौदे पर सलाह लिया जाना चाहिए। बिल्कुल वर्मा जी, शर्मा जी से हम बात उत्तर ले लें। बाबूलाल जी, ये जो भी हो रहा है, संशोधन हो रहा है, ये भविष्य की सोच के हो रहा है, ये वर्तमान का नहीं है। भविष्य में ऐसा किया जा सकता है, हो सकता है। तो भविष्य में अगर आज एनडीए सरकार, मोदी सरकार कानून बना रही है, कल यूपी की सरकार आ गई और छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार आ गई, तो वो, उसको भी तो वही अधिकार होगा। और जहां तक इसरानी जी ने कहा है कि कई ऐसे संवेदनशील मामले होते हैं जहां कोई वरिष्ठ आईएएस अधिकारी पदस्थ होता है, उस संवेदनशील मामले में उसकी जांच थोड़ी लंबी चलती है। तो ऐसे में, जैसा उन्होंने कहा नहीं है, लेकिन संभावनाएं व्यक्त जरूर की हैं कि अगर उसी दौरान केंद्र सरकार उनको डिप्यूटेशन बुला लेता है, क्योंकि पहले 3 एजेंसी होती थी, अब सिंगल विंडो सिस्टम हो गया है, तो वो बुला ली तो निश्चित वो एजेंसी वो पूरी तरह से प्रभावित होगा ही जाए। या सीधे से अगर बात करें, जैसा कि कोई कहा जाता है ना कि ये अधिकारी मुख्यमंत्री का नाक का बाल हो गया है, और नाक का बाल हो गया है यानी हर तरह के वो एक तरह से उस पार्टी से जुड़ जाता है और उसी तरह के काम करता है। तो ये हो सकता है, इसके लिए ये भी हो कि भाई तुम प्रशासनिक अधिकारी हो, तुम पे किसी भी पार्टी का ठप्पा नहीं लगना चाहिए, ये भी एक हो सकता है ना। देखिए त्रिपाठी जी, बड़ी साफ बात है कि आपका ये कहना बिल्कुल सही है कि कानून बनेगा तो भले ही ये अभी की सरकार, एनडीए सरकार बनाए, लेकिन यूपीए सरकार तो वही कानून उसको अधिकार के रूप में मिलेंगे, ये बिल्कुल सही बात है। जी।
यहाँ पर एक बात उठी जो समझने वाली है। जी। चिमनानी भाई साहब ने बहुत अच्छे अच्छे आंकड़े दिए और बहुत स्पष्ट बात की, और इसरानी जी ने भी बहुत अच्छा कानून की व्याख्या की और स्थितियों को बताया। और मैं इसमें एक बात कहूंगा कि अब चिमनानी जी ने कहा कि 40% अधिकारियों को बुलाने का अधिकार है जी। और अभी 10% ही अधिकारी डेपुटेशन पर हैं। जी। ये बिल्कुल बहुत बड़ा अंतर दिखाई देता है जो नियम कानून है उसके अधिकार के हिसाब से। लेकिन उन्होंने यह हिंट भी दिया है, नानी साहब ने यह भी कहा है एक तरह से कि पहले 25% थे, मैंने इन 7 सालों में 10 हो गए। मैं वही कह रहा हूँ कि उसके बाद ये वो क्यों नहीं समझ पा रहे हैं कि 6700 IAS होने चाहिए, उसमें मात्र 5200 है जी, और 1500 की कमी है जी। तो ये 1500 की कमी पूरी नहीं करेंगे तो आज मैं आपको बताऊं त्रिपाठी जी, राज्यों में भी IAS अच्छे IAS अधिकारियों, वरिष्ठ IAS अधिकारियों, सक्षम IAS अधिकारियों की कमी है जी। हर राज्य में, किसी भी राज्य में पूछ लीजिए आप। तो ये स्थितियां बनेंगी अगर, और ये कानून अगर बनेगा तो इसमें क्या होगा, मांगना और बुला लेने में अर्थ बदल जाता है। आप मांगेंगे और बुला लेंगे, ये तो बहुत बड़े अधिकार की बात हो गई ना, मांगने में और बुला लेने में। तो अब बड़ा अधिकार आपके हाथ में आ जाएगा, आप चाहे जिसको बुला लेंगे जी। तो जो राज्य में अच्छा काम कर रहा होगा, वरिष्ठ अधिकारी होगा, योजनाकार होगा, अच्छा रिजल्ट दे रहा होगा, जिसके ऊपर सरकार को विश्वास होगा, अगर डिस्टर्ब करना होगा केंद्र सरकार को तो उसी अधिकारी को वो बुला लेगी जी। तो ये एक डर, एक भय जो है राज्य सरकारों के दिमाग में जरूर आएगा। लेकिन एक बात और कहना चाहता हूँ कि बहुमत के आधार पर, बहुमत का लाभ उठाकर वो सब कुछ हो कर लेना चाहती है केंद्र सरकार, जिसमें उनकी सत्ता जो है वो देश में किसी भी क्षेत्र में कहीं भी कोई अड़चन ना आए, जो वो चाहे वो हो सके, ऐसा मुझे इसमें झलक दिखती है। और निश्चित रूप से बचाव में चिमनानी जी ने जरूर कहा है कि ये 40% 10% मैं उसको भी स्वीकार करता हूँ, लेकिन उसमें कुछ ऐसे भी होना चाहिए कि जो राज्य में अच्छा काम कर रहे हैं उन अधिकारियों में हम सहमति के बगैर जो है नहीं लेंगे, और अगर हम दबाव उसमें नहीं बनाएंगे, हम एक तरफा निर्णय नहीं लेंगे, ये होना चाहिए। और सारे अधिकारी सक्षम नहीं होते हैं। त्रिपाठी जी आप भी अच्छे से समझते हैं, आप मध्य प्रदेश में पूरा गहराई से जानते हैं, छत्तीसगढ़ की भी गहराई को जानते हैं। कितने अधिकारी होते हैं जो बेहतर काम करने वाले होते हैं, कितने अधिकारी होते हैं जो राज्य की सरकार के विश्वसनीय होते हैं, बहुत सारी बातें काम करती हैं। जो भाजपा के राज्य में 15 साल हमारे छत्तीसगढ़ में जो अधिकारी रहे, उनकी निष्ठा के प्रश्न पैदा हुए, कई बार लोगों ने प्रश्न उठाए, उसमें से छांटना पड़ता है, काम तो उन्हें से कराना है, छांटना पड़ता है, अपनी निष्ठा बनानी पड़ती है, अपने प्रति उनको, अपनी योजनाओं के प्रति उनको निष्ठावान बनाना पड़ता है, उनको समझाना पड़ता है। उसके बाद जो है वो तैयार होता है, जैसे ही तैयार हो और वैसे ही बुला लिया जाए, तो ये परेशानियां राज्यों के सामने आएंगी। और ये पास कराने में कोई दिक्कत इनको नहीं आएगी, बहुमत है। दूसरी चीज और है कि कितने राज्य विरोध करेंगे, 8 राज्य 9 राज्य विरोध करेंगे, सारे राज्यों में तो इनकी सरकारें आज मौजूद हैं, ये तो बड़े आसानी से उन्होंने सहमति प्राप्त कर सकते हैं। और जहां तक सवाल है वो जो चुप है अधिकारी, जिनका उल्लेख किया गया कि संगठनों ने कहीं भी कुछ, खाली 400 लोगों ने, मतलब मात्र 1% से भी कम लोगों ने अभी तक जो है इसका विरोध किया है। वो परसेंटेज ज्यादा हो जाएगा, 5000 में नहीं 400 ज्यादा, आज 5200 है ना, 5200 में 400 कुल जी, क्या परसेंटेज आया बताइए? लगभग 4-5% चला जाएगा ये। नहीं, ये जैसे 1% के हिसाब से 520 होते हैं जी, 1% तो वो मतलब परसेंटेज में फर्क हो सकता है, मेरे समझने में फर्क हो सकता है, उसको छोड़ दीजिए। लेकिन जो है प्रश्न के इतना ही है कि भाई योजना करने वाले अधिकारी और अच्छा काम करने वाले विशेष अनुभवी अधिकारी जो है, उनको ही अगर कहीं टारगेट करके बुला लिया जाएगा तो बड़ा दिक्कत वाला काम आएगा। मैं ये मानता हूँ कि राज्य में भी वो सेवाएं देते हैं, जनता की सेवा करते हैं, और केंद्र में भी सेवा करेंगे। और डिजास्टर वाली बात जो कहा वो एक इमरजेंसी का मामला होता है, उसमें तो फिर सब अधिकारियों को बुला लीजिए, आप कोई दिक्कत नहीं है। जब युद्ध होता है तब भी देखिए आप, जनता एक होती है ना, तो इस तरह से वो व्याख्या जो है वो ठीक है। एक अधिकार प्राप्त करने का प्रयास है कि हमारी सत्ता को देश में किसी भी क्षेत्र में, कहीं भी, किसी भी मामले में अड़चन नहीं आना चाहिए। अगर हमको कहीं भी अड़चन है और हम कहीं मजबूर हैं तो वो हम पसंद नहीं करेंगे, ऐसी भावना इसके अंदर दिख रही है।
जी, ये लगभग 10% होता है शर्मा जी, 5000 में से अगर 10 जी। सानी जी, एक सवाल यहाँ ये उठता है, जैसा कि बहुत बढ़िया सवाल शर्मा जी ने उठा दिया, कि इसमें भी क्या इस तरह है कि इतने राज्य, माने जितने कुल राज्य देश में जो है, इतने राज्यों की सहमति होगी तो ये कानून लाया जाएगा। प्लस ये जो संशोधन है, संविधान संशोधन होने जा रहा है, जो मुझे लगता है, तो इसमें लोकसभा में पहले बहस होगी, फिर राज्यसभा में होगी, फिर पारित होगा, फिर राष्ट्रपति के पास जाएगा, हस्ताक्षर होंगे, फिर कानून बनेगा। और इस कानून बनने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट में क्या इस कानून को चुनौती तो दी जा सकती है, उस जैसा कि आपने आरक्षण बिल वाला देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने उसको रोका, तो मोदी जी ने ही SC/ST एक्ट को उन्होंने संशोधन किया, उसके बाद मामला खत्म हो गया। तो ऐसा भी तो हो सकता है। नहीं, देखिए क्या है, ये संविधान संशोधन नहीं है जी, ये नियमों में संशोधन है। देखिए एक बात समझ लीजिए, एक हुआ संविधान जी, संविधान के तहत बना कानून जी, कानून के तहत बने नियम जी, नियम के तहत बने प्रशासनिक आदेश जी। ये कानून जो था 1951 का जो कानून, उन्होंने कहा ऑल इंडिया सर्विसेज एक्ट 1951 की धारा 3(1) के तहत मिले अधिकारों के तहत ये संशोधन हो रहा है नियमों में जी। कोई जरूरी नहीं है कि एक्ट पार्लियामेंट में आए जी, अच्छा। नियमों में संशोधन कोई जरूरी नहीं है कि पार्लियामेंट में लाया जाए। एक बात वो पार्लियामेंट के पटल पे, हाँ कैबिनेट कर देगी, हाँ नहीं कैबिनेट कर देगी और उसको पटल पे ले आएंगे जी, फिर उसकी डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कमेटी उसको एग्जामिन करती है, ये है नियम जी, तो कोई जरूरी नहीं है कि वो पार्लियामेंट में एक्ट के रूप में आए, पहली बात जी। दूसरी बात ये समझ, जैसे अभी आज चर्चा हुई है ना, देखिए क्या है, एक तो ये है कि जो अप्रावजन किया गया 40% के नियम को भी खत्म कर दिया गया है, जितने चाहेंगे वो हो गया, उसमें वो भी आ रहा है, हाँ वो भी आ गया, मैंडेटरी हो गया। अब दूसरी बात यह है कि स्पेसिफिक कंडीशन में पर्टिकुलर अधिकारी को मांगा जा सकता है और उसको अगर वो उसको उस पर्टिकुलर समय सीमा के अंदर रिलीव नहीं किया था तो वो रिलीव माना जाएगा। एक ही हो गया। दूसरी बात क्या, देखिए तो बड़ी एक बात जान लीजिए, राज्यों की संख्या बढ़ रही है जी, राज्यों के जिलों की संख्या बढ़ रही है जी, राज्यों की भी अपनी आवश्यकताएं हैं, राज्यों में भी अधिकारियों की कमी है, तो इसको बैठ करके सुलझाया जाना चाहिए। देखिए ये जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात जो होती है, आपस में मिलजुल के काम करने वाली बात होती है। देखिए मैं दो कोट करता हूं, छोटे से कोट हैं। एक SR बोम्बई केस हुआ था 1994 में, SR बोम्बई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994 का, और एक नाना पालकीवाला बहुत बड़े न्यायविद हैं, आपकी जानकारी में है, सभी की जानकारी में है, हिंदुस्तान के बड़े माने हुए नानी पालकीवाला हैं। दोनों के छोटे छोटे कोट में करता हूं। SR बोम्बई अपने केस में जो निर्णय हुआ था, स्टेट हैव एन इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल एग्जिस्टेंस एंड दे हैव एज इंपॉर्टेंट ए रोल टू प्ले इन द पॉलिटिकल, सोशल, एजुकेशनल एंड कल्चरल लाइफ एज द पीपल ऑफ यूनियन। दे आर नाइदर सैटेलाइट नॉट एजेंट ऑफ द सेंटर। ये कह रहा है SR बोम्बई केस में निर्णय हुआ। फिर नानी पालकीवाला क्या कहते हैं, नेशनल कंसेंसस शुड बी क्लियरली रिमाइंड द सेंटर that it has no inherited the viceroy's mantle of paramountcy. The center would have no moral authority to govern unless it displays a sense of constitutional morality, particularly a sense of justice and fairness towards the state. ये दो कानूनविदों की मैं बात कर रहा हूं, तो फेयरनेस और जस्टिस दिखना चाहिए वो कागजों में नहीं, उसको दिखना चाहिए, हाँ दिखना चाहिए। दोनों जो केस मैंने आपको बताया, दोनों जो मैंने कानूनी आपको बताया, तो वो दिखना चाहिए। यहाँ थोड़ी सी जो अभी जो घटनाक्रम हुए हैं, जैसे अभी पश्चिम बंगाल में एक और घटनाक्रम हुआ था 2020 में ही, जब नड्डा की सिक्योरिटी में हुआ था, तो 3 IPS ऑफिसर को कहा कि कल से रिपोर्ट करो जी भोपाल, आप दिल्ली में आकर रिपोर्ट करिए। तो ये जो तरीका है काम करने का, इसी से इनको डर पैदा होता है। बाकी ये जरूर है कि IAS की कमी है। मैंने क्या बताया, स्टेट बढ़ रहे हैं, 1,500 जिले बढ़ रहे हैं, 1,500 पद खाली पड़े हुए हैं, तो नेचुरली स्टेट भी उस स्केर्सिटी से जूझ रहा है। ऐसा नहीं है कि स्टेट में कोई एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं जो आप अगर स्टेट को तनख्वाह देना पड़ती है, ऐसा थोड़ी है कि स्टेट को कोई फोकट में तनख्वाह देना कोई राजी बैठा हुआ है। देखिए मध्य प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो आपके करीब 70-80 मंडल कमंडल है। हर जिले में एक कलेक्टर, एक एडिशनल कलेक्टर, एक नगर निगम का कमिश्नर, कम से कम 3-3, 4-4 IAS की जरूरत पड़ती है। अगर आज आप 52 जिलों की बात करिए तो कितने IAS की जरूरत पैसे ही पड़ गई सीधे। फिर मंडल कमंडल में देखिए, फिर मंत्रालय में देखिए, 150 से 200। तो मैं कह रहा हूं ना, तो मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं और हम नहीं दे रहे हैं। कोई भी स्टेट की बात कर रहा हूं मैं, मध्य प्रदेश का एक उदाहरण दे रहा हूं। तो ये जो स्टेट की संख्या बढ़ रही है, जिलों की संख्या बढ़ रही है,
काम की जरूरत पड़ रही है, ऐसा मुफ्त में तनख्वाह कोई देना नहीं चाहता। तो ये क्या आपस में बैठ करके अगर पदों को भर दिया जाए, आपस में बैठ के कंसेशन बन जाए, तो इसमें कोई ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है कि ये काम हो सकता है। बात सिर्फ ये है कि भाई देखिए, फेडरल स्ट्रक्चर जब होता है, जब ये हम कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करते हैं, तो ये आपसी सहमति और प्यार मोहब्बत से काम हो सकता है। इसमें कोई बहुत दादागिरी की जरूरत नहीं है। इसमें बहुत आसानी से अभी तक काम चलता रहा है, तो आगे भी चल सकता है, कोई इतना बड़ा बात नहीं है। आपको लगता है पंजाब और बंगाल की घटनाओं में अब प्यार मोहब्बत बचा है? नहीं, वही ये यहाँ जहां राजनीति आ जाती है वहीं गड़बड़ होता है जी। जहां राजनीति, देखिए बंगाल और पंजाब से ही तो मामला बिगड़ा ना। ये आज ये शक की बातें क्यों हो रही है? आज 70 साल व्यवस्था कैसे चली जी? तभी भी यही व्यवस्था थी। कभी कभार देखिए, एक बार 2001 में जयललिता वाला मामला हुआ जी। वो करुणानिधि को गिरफ्तारी पे जो हुआ, तो उन्होंने आईएएस अफसर को बुलाया, उन्होंने नहीं किया, वगैरह वगैरह। तो उनका अपना काम करने का था, जयललिता का अपना तरीका। तो ये कभी कभार, देखिए मैं कह रहा हूं, मुझे याद आता है 2001 का केस जी, फिर एक 2014 में हुआ, एक केस सिंपल। अभी क्या हुआ कि एक आध 2 साल के अंदर 2-4-5 केस ऐसे हो गए एकदम खट से, जो कि नहीं होना चाहिए थे। मतलब ये है, तो ये थोड़ा सा इसीलिए ये अब हो रहा है। और देखिए, सेंट्रल में कौन रहता है, कब कौन रहता है, कैसे व्यवस्था बनती है। और आज देखो, आज लेटरल एंट्री की बात भी शुरू हो गई है। केंद्र में लेटरल एंट्री हो रही है, ज्वाइंट सेक्रेटरी स्तर पे भर्तियां हो रही हैं। और आपको एक बार और बता दूं, ज्वाइंट सेक्रेटरी स्तर पे और डीएस स्तर पे आवश्यकता से अधिक लोग जो केंद्र में काम कर रहे हैं, आवश्यकता से अधिक है वहां पे, मतलब बहुत ज्यादा आ गए हैं वहां पे, और लेटरल एंट्री अलग हो रही है। तो ऐसा नहीं है कि किसी मामला को सुलझाया नहीं जा सकता है। बहुत आसानी से बैठक करके चीफ सेक्रेटरीज को बुला करके या सीएम्स को बुला करके कि भाई हमको जरूरत है, और आप इस तरीके से नहीं चलेगा कि 10 दे दिया, 15 दे दिया, 20 दे दिया, कोई बच्चों का खेल थोड़ी चल रहा है। आखिर केंद्र सरकार को जरूरत तो पड़ती है, निश्चित रूप से केंद्र सरकार कैसे चले। केंद्र सरकार का कोई कैडर नहीं होता, कैडर स्टेट का है, और स्टेट से ही वो डेपुटेशन में जाते हैं, तो उनको मिलना चाहिए, ये बिल्कुल सही है। लेकिन ऐसा कहां किसी ने कह दिया स्टेट ने कि साहब डेपुटेशन हम भेजेंगे ही नहीं, कम ज्यादा चल रहा है, तो ये बैठ के समझाया जा सकता है। इसमें ये भी अधिकार होगा कि छत्तीसगढ़ वाले को मध्य प्रदेश भेज दे? हाँ, होगा। ये भी किसी भी स्टेट में भेज सकते हैं, किसी भी केंद्र में मंगा सकते हैं, किसी अदर स्टेट में भेज सकते हैं। मतलब सारे पावर केंद्र ने अपने आप में रख लिए हैं। ये ही थोड़ा सा तकलीफदेह है, और इसमें आपसी सामंजस्य से काम हो सकता है। बीच में ये भी हुआ था सर कि पहले जो स्टेट वाइज कैडर होते थे, फिर बाद में सेंट्रल हो गया, वेस्ट हो गया, ईस्ट हो गया, इस तरह के कैडर बनने लगे थे कि सेंट्रल में 4-5 स्टेट होंगे जिसमें उसको कैडर स्टैंडर्ड कैडर दिया जाएगा। इस तरह की बात आई थी, क्या वो हो चुकी है? अभी की आज की जो स्थिति है वो स्टेट कैडर ही है सीधे सीधे। उसका एक परसेंटेज है, एक कोटा है, जो हमारा एक्ट है उनका जी, जो ये रूल है उसका 4:1 में एक कोटा तय होता है, रूल 4:1 में एक कोटा तय होता है, इतना आदमी हमको देंगे। 6:1 में अगर ये प्रावधान है कि देंगे, तो 4:1 में उसका कोटा तय होता है। तो कोटे में इस अनुसार नहीं मिल रहे हैं, तो अधिकारियों की वहां भी कमी है, अधिकारियों की यहां भी कमी है। तो इसको कैसे सुलझाया जाए, ये आपस में बैठ के आराम से हो सकता है, और वो होना चाहिए। क्योंकि देखिए क्या है कि ये जो राजनीतिक परिस्थितियां बनती हैं, इससे देश को नुकसान होता है। बिल्कुल। चिमरानी जी और वर्मा जी आपसी सहमति बना ले, जैसा आपने कहा है कि आपसी सहमति प्यार मोहब्बत से हो सकता है, तो यही दिख जाएगा चिमरानी जी और वर्मा जी अगर आपसी सहमति बना ले तो हो सकता है। लेकिन ये मुझे असंभव दिखता है, असंभव, मैं बार बार कह रहा हूँ, असंभव दिखता है। चिमरानी साहब, जैसा कि हमने कहा था, वर्मा जी ने कहा, जब आपने कहा कि आपत्ति क्या है, वर्मा जी ने कहा उस पर, दूसरा शर्मा जी ने भी कहा कि मांगने और पर्टिकुलर चिन्हित करके मांगने में अंतर होगा। विवाद यहाँ है जो मुझे लग रहा है। बहुत सारी बातें सभी वक्ताओं ने कही, मैं लिख रहा था, बारी बारी सबकी बात पे आना चाहता हूँ आपकी अनुमति से। जी, थोड़ा समय कम है चिमरानी साहब, सबसे पहले जी समय कम है। चिमरानी साहब ने जो कहा बात की स्टेट का ही कैडर होता है, केंद्र का कोई अलग कैडर नहीं होता है जी। इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने भी PIL में कहा है, इसीलिए केंद्र को भी काम है जी। राज्यों को अगर मंत्रालय के लिए, अन्य कार्यों के लिए, राज्य को रूल करने के लिए अधिकारियों की जरूरत पड़ती है, तो केंद्र को भी पूरा देश चलाना है जी। और सिर्फ प्राकृतिक आपदा की बात नहीं है, केंद्र की पूरी जो योजनाएं हैं, देखिए केंद्र पूरे देश के लिए योजना बनाता है, उसको इम्प्लीमेंट करने का किसका जिम्मा होता है? माननीय त्रिपाठी जी, अधिकारियों का ही होता है। मतलब देश से जुड़ी हुई लगभग चीजें जनता तक पहुंचे, ये अधिकारी ही तो करते हैं। तो केंद्र को कितनी बड़ी जरूरत है अधिकारियों की, इस बात से पुष्टि होती है। दूसरी चीज,
बार बार सुरेंद्र वर्मा जी कह रहे थे कि अधिकारियों को सजा के तौर पर किया जाएगा, तो मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी को मन में खराबी इसीलिए है क्योंकि शायद वो खुद संविधान को ताक पे रख के इमरजेंसी लगा चुकी है। इस प्रकार की कोई चीज हुई नहीं है और मैं कहता हूं कि इस प्रकार की सोच नहीं रखनी चाहिए, बल्कि अधिकारियों के साथ कांग्रेस के नेता छत्तीसगढ़ में जो बदतमीजी और गाली गलौज करते हैं, उनको अपना नौकर समझते हैं, वो उनको बंद करना चाहिए। सुरेंद्र वर्मा जी ने दूसरा प्रश्न पूछा था, क्या जरूरत थी अभी शिवरानी साहब? इमरजेंसी किसी प्रशासनिक अधिकारी ने नहीं लगाई, तो राष्ट्रपति ने लगाई। मैंने कहा कि वो तो इंदिरा गांधी जी का ही निर्णय था, सबको पता है। नहीं, मतलब उनके निर्णय पर राष्ट्रपति जी ने लगाई, कोई वहाँ का कैबिनेट सेक्रेटरी ने नहीं लगाई। कैबिनेट सेक्रेटरी पर वो जबरदस्ती और थोपी हुई चीज थी, किसी ने भी लगाई और उसका जिम्मा कांग्रेस को ही जाता है। बड़ी विस्तृत चर्चा हो जाएगी। सुरेंद्र जी ने कहा क्या जरूरत थी, और ईरानी जी कह रहे हैं आपस में मिलजुल करके फैसला करना चाहिए। इन दोनों सवालों का जवाब यही है कि 7 साल से तो केंद्र सरकार आपको चिट्ठियां लिख रही है ना राज्यों को जी। आज ये 7 साल के बाद इस संशोधन की जरूरत इसीलिए पड़ी कि डेपुटेशन बिल्कुल आप दे ही नहीं रहे हैं, और पैरामिलिट्री फोर्सेस में भी आईपीएस की जरूरत पड़ती है माननीय त्रिपाठी जी। तो क्या वहां पर देश की सुरक्षा के लिए अधिकारियों की जरूरत हो और राज्य से अधिकारी मांगे जाएं और राज्य की मर्जी ना हो, राज्य बोलेगा नहीं मुझे चाहिए, तो क्या सुरक्षा को खतरे में डाल दें क्या? मतलब केंद्र के पास बहुत ऐसे गंभीर काम है कि वो अगर राज्य अगर जिद कर रहा है तो केंद्र का नुकसान नहीं है, उसमें देशवासियों का, देश की सुरक्षा का, देश के लिए चल रही योजनाओं का नुकसान है। अल्टीमेटली नुकसान आम जनता का ही है। इससे अधिकारियों से केंद्र का फायदा नहीं होता, अधिकारियों के काम से जनता का ही फायदा होता है। और अभी तक तो केंद्र सरकार मांग के ही कर रही थी, आगे भी केंद्र सरकार कहती है कि हम आपसे डिस्कस करेंगे, और राज्य सरकार ये क्यों मान लेते हैं कि केंद्र सरकार जो उनको कहेगी वो राज्य को नहीं मानना है। इस भ्रांति से बाहर आना चाहिए और स्वच्छ सोच रखें, पारदर्शी सोच रखें। जो देश है वो केंद्रों का भी है, राज्यों का भी है, जनता भी सबकी है, सबको मिलजुल करके काम करना है। तो इस इमेजिनेशन को खत्म करें। कल तक इनको सुझाव भी देने हैं, 25 तारीख तक इनसे सुझाव भी मांगे गए हैं। तो देखिए कितना अच्छा व्यवस्था है केंद्र का। जो भी सुझाव है उसको भी दीजिए और जो बात है वो भी बोलिए, आरोप प्रत्यारोप से हट जाइए। समय कम है चिमनानी साहब, वर्मा जी तो बहुत संक्षेप में, लेकिन चिमनानी साहब आप इससे तो सहमत होंगे, मांगना और ले लेना इन दोनों में अंतर है। उससे पहले डिस्कशन होगा ना जी त्रिपाठी जी। चलिए वर्मा जी संक्षेप में। त्रिपाठी जी, भारतीय जनता पार्टी का जो चरित्र रहा है वहां पर सलाह सुझाव और डिस्कशन की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। जो पत्र आया था माननीय मोदी जी के सरकार ने जो निर्णय लिया है इस प्रकार के अमेंडमेंट का, 20 तारीख को यह जारी हुआ था और 25 तारीख तक सरकार से जवाब मांगे गए थे। 21 तारीख को माननीय भूपेश बघेल जी ने जो 3 बिंदुओं का, मूल रूप से 3 बिंदु है, आपके माध्यम से बताना चाहूंगा। उसमें पहली आपत्ति हमारी है कि ये एक पक्षीय निर्णय जो लादा जा रहा है संघीय ढांचे के खिलाफ, बिना राज्य सरकारों की सहमति के, बिना अधिकारियों की सहमति के, उसके खिलाफ हमारी आपत्ति है। दूसरी जो आपत्ति है, जो महत्वपूर्ण विषयों में, महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनको जो वहां पर हटाने का जो इनके द्वारा पहले भी हमने देखा है, जो पुराने अनुभव है देश के सामने, इनके दबाव की राजनीति के लिए इस प्रकार से जो कुत्सित प्रयास किए गए हैं। और तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि जो इनके लगातार 7 साल में हमने देखा जो बदले की भावना से काम किया जा रहा है, जो टारगेट करके राज्यों को और राज्य में अच्छा काम करने वाले जो अधिकारी हैं उनको चिन्हित करके इस प्रकार से प्रताड़ित किया जा रहा है। राज्य में अच्छा काम करने वाले, वर्मा जी राज्य में अच्छा काम करने वाले जो अधिकारी हैं उनको केंद्र से अभी कुछ प्रताड़ित हुए क्या? किसी का नाम बताएंगे? बिल्कुल, देखो पश्चिम बंगाल चुनाव के समय हमने देखा कि वहां के मुख्य सचिव हैं, एक दिन पहले उनको कहा जाता है कि आप हाजिरी दीजिए केंद्रीय गृह विभाग में। उसी प्रकार से जैसा कि ईरानी जी ने जिक्र किया कि 3 आईपीएस थे, उनको अचानक कहा जाता है। और तमाम, ये केवल एक विभाग नहीं त्रिपाठी जी, लगातार देश के समक्ष जो उदाहरण है भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में, तमाम संवैधानिक संस्थान चाहे सीबीआई, आईडी, इनकम टैक्स और तमाम जो इनकी जो गतिविधियां हैं, निर्वाचन आयोग से लेकर राजभवन को भी पार्टी कार्यालय के रूप में संचालित किया जा रहा है। तो निश्चित रूप से दबाव बनाने का एक कुत्सित प्रयास है। बहुमत के अहंकार में देश को अधिनायकवाद की दिशा में ढकेलने का एक बड़ा कदम है। जिस प्रकार से ईरानी जी ने कहा, संयुक्त सचिव स्तर के 400 कर्मचारियों को निजी क्षेत्रों से भरा जाता है। क्यों? क्योंकि उन्हीं निजी क्षेत्र के पूंजीवादियों के इशारे पे मोदी सरकार काम कर रही है।
निश्चित आज कार्यक्रम आज जो कमी है अधिकारियों की, उस दिशा में इनको यूपीएससी की भर्तियां करनी चाहिए, बड़े पैमाने पे वैकेंसियां निकालनी चाहिए, लेकिन ये पिछले दरवाजे से लेटरल एंट्री से निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को भर्ती कर रहे हैं, संयुक्त सचिव के रूप में केंद्रीय सचिवालयों में एंट्री दे रहे हैं, तो निश्चित रूप से देश को पूंजीवाद की दिशा में ढकेलने का काम कर रहे हैं और लगातार ये राज्यों के आर्थिक हितों के खिलाफ निर्णय लेते हैं। और जिस वर्ग का प्रभाव होता है, हमने पहले भी देखा, मजदूर विरोधी कानून बनाते हैं, मजदूरों को विश्वास में नहीं लेते, चर्चा ना करते, ना उनसे कोई सलाह सुझाव मांगते, किसानों के विषय में कानून बनाते हैं, अभी तो सुझाव मांगे गए हैं ना, और जो राज्य सूची के विषय है उस पर केंद्रीय सदन द्वारा सुझाव तो मांगे गए हैं, हमने दिया है ना त्रिपाठी जी। माननीय भूपेश बघेल जी ने जो पत्र प्रधानमंत्री को लिखा है, लेकिन सुझाव और सलाह का इनके राज्य में यही तो अधिनायकवाद है। पहले भी हमने देखा केंद्रीय सदन में, राज्यसभा में इनका बहुमत नहीं होता, वहां ये ध्वनि मत से पारित करते हैं। तो इनका जो चरित्र है वो लोकतंत्र विरोधी है, संविधान ये तो नियम है इसमें, जैसा इसरानी जी ने बोल दिया है, संशोधन नहीं, इसमें लोकसभा विधानसभा में चर्चा मुझे नहीं लगता होगा। इसरानी जिस तरह से कहा, हो सकता है कैबिनेट डिसीजन को पटल पे रख दे, लागू हो जाए। शर्मा जी, आखिर आने वाले समय तो होनी चाहिए ना त्रिपाठी जी। जी जी नहीं, नियम संशोधन है। मुझे भी अभी थोड़ा सा मेरा आत्मज्ञान बढ़ा है, मैं यही समझ रहा था कि इसको लोकसभा में आएगा, राज्यसभा में जाएगा, कानून बनेगा, लेकिन जिस तरह से इसरानी जी ने इसको परिभाषित किया है उसमें सीधे नियम है, कैबिनेट में हमारे समय डिसीजन हो जाएगा, पटल पे रखना होगा रख देंगे, हो सकता है वो भी न रखा जाए। जी शर्मा जी, आने वाले समय में मैं एक लाइन कहना चाहता हूँ। चिमनानी मेरा छोटा भाई है, विद्वान भी है, पढ़ता लिखता रहता है, ज्ञान भी अच्छा है उसका जी। उसने एक बात कही जो मुझे चुभ गई, देश चलाना है, हमको देश चलाना है जी। तो क्या अभी तक देश खड़ा हुआ था? नहीं चल रहा था। ये प्रश्न उन्होंने बड़ा अजीब टाइप का किया जी। तो देश तो चल रहा है, इन्हीं आईडीएस अधिकारियों, इतनी कमी भी है तो भी चल रहा है और अच्छे से चल रहा था, नहीं चल रहा था। अटल बिहारी वाजपेयी ने भी चलाई है सरकार जी, जनता पार्टी की सरकार भी चली है, इन्हीं आईएएस अधिकारियों के साथ चली है। आज ऐसी क्या बात हो गई कि देश चलाना मुश्किल जा रहा है? ये एक प्रश्न उन्होंने छोड़ दिया अधूरा, क्योंकि 25 की जगह डेपुटेशन 10 है शर्मा जी, 10% डेपुटेशन आ गया, कैसे चलाएं? जी शर्मा जी, नहीं ठीक है, बस भविष्य का यही है कि स्पष्ट जो बात कही है, बैठ करके निपटाने वाली जो बात उन्होंने कही है अपने इसरानी भाई साहब ने, वो मुझे जची है कि ये सारी समस्याएं जो है एक तरफा नहीं होनी चाहिए, बैठकर सुलझाई जानी चाहिए। समझना चाहिए कि राज्य में भी कमियां होंगी, वो भी कमी से जूझ रहे हैं, बड़ी मुश्किल से राज्य सरकार चल रही है, बहुत दिक्कतें आती हैं, यहाँ भी बहुत सारी कमियां हैं। तो उन सब चीजों को देख करके आपस में समझ बना करके जो है आगे कदम बढ़ाना चाहिए, ऐसा मेरी सोच है। शर्मा जी, सियासत में प्यार मोहब्बत होती है क्या? प्यार मोहब्बत तभी परवान करती है जब दल बदलना होता है, बाकी तो नहीं। फिर आप कह सकते हैं कि ये सियासत है, और सियासत में राज्यों के ऊपर में हावी होने का एक प्रयास है, सीधा सीधा बहुमत के आधार पर। हालांकि सियासत में कब किसको प्यार हो जाए, किससे, ये समझ में मध्य प्रदेश में आ चुका है हमको, तो खैर कब किससे हो जाए कब किससे नहीं हो, ये मुद्दा अलग है। चलिए यूपी में जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। जी बोलिए शर्मा जी। यूपी में भी दिखाई दे रहा है प्यार मोहब्बत बदलते रहते हैं जी लेकिन फिलहाल राज्य और केंद्र सरकार में अलग अलग हैं, तो प्यार मोहब्बत मुझे नहीं लगता दिखेगा। और लेकिन ये भी अभी स्पष्ट नहीं है कि जब राज्य सरकार का जो सुझाव होगा वो बहुमत पे होगा तो ही नियम लागू होगा, बहुमत नहीं होगा तो नियम लागू नहीं है। इस पे भी अभी स्पष्ट उल्लेख है नहीं, ना समझ में आ रहा है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। खैर वो बाद में एक बार फिर इस पे बहस करेंगे जिस दिन ये कार्य होगा। और इसरानी जी और आप लोग सभी से हमारा अनुरोध है कि आप लोग उस दिन जरूर बैठेंगे तो शायद ये बहस जरूर पूरी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी आपका, वर्मा जी आपका, चिमनानी जी आपका और इसरानी जी आपका पूरी चर्चा में हमारे साथ अपना अमूल्य समय देने के लिए। तो केंद्र सरकार आईएएस कैडर नियमों में संशोधन करने जा रही है। अगर ये प्रस्ताव पास हो जाता है तो निश्चित तौर पर अफसरों से काम कराने की पूरी शक्ति केंद्र के पास आ जाएगी और अधिकारी राज्य सरकार की शक्तियों के दायरे से बाहर हो जाएंगे। खैर मोदी सरकार ने जो निर्णय लिया है वो सही है या नहीं, इस पर लंबी बहस हो सकती है, लेकिन सवाल ये है कि जब राज्यों में आईएएस अफसरों की पहले ही कमी है, एक साल में महज 150 के करीब ही नए आईएएस अफसर बनते हैं और राज्यों को हर साल 3 से 4 अधिकारी ही मिलते हैं, ऐसे में क्या नियमों में संशोधन करना उचित है? केंद्र सरकार की ओर से बीते साल जो जानकारी दी गई है उसके मुताबिक अभी 1500 से ज्यादा आईएएस अफसरों की नियुक्ति होना बाकी है
अगर ऐसे में आईएएस अफसर पूरी तरह केंद्र के अधीन होंगे और अगर केंद्र इन्हें किसी भी राज्य से बुलाते हैं तो फिर इनकी कमी को कैसा पूरा किया जाएगा। जरूरी है कि ध्यान इस ओर भी दिया जाए। इसी के साथ जनता मांगे जवाब देता ही नमस्कार।